नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। हमेशा की तरह ज़बरदस्त जो हम लगा रहे हैं और पूरा साथ आप दे रहे हो। अब कौन सी क्लास चलेगी? जैसा आपको देखने को पड़ रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से समास। क्या लिखा हुआ है? समास। मैंने जब हिंदी में संधि की क्लास ली थी उसमें थोड़ा आपको बताया था समास कैसे बना, समास नाम क्यों पड़ा। तो आइए समझते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा श्लोक है, एक ही लाइन का है, लेकिन अगर उसको ध्यान में रख लोगे ना तो पार उतर जाओगे। श्लोक इस प्रकार है, ना अस्ति विद्या समचक्षु। आई रिपीट, ना अस्ति विद्या समचक्षु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। कहते हैं ना तीसरा नेत्र ज्ञान का। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विद्या का मतलब बस ये एन और क ख ग नहीं है। जो भी आपके अनुभवों से आपको मिली है वो सब विद्या है। उसका निचोड़ निकालो। हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है, इति जमा हास। इति का मतलब ऐसे, हास का मतलब हास्य है, यानी ऐसे हुआ होगा। तो जब ऐसे हुआ है तो उसमें तो कुछ जो अच्छी चीज़ है वो निकाल लो, ताकि जो गलत चीज़ है वो आगे ना हो और अच्छी चीज़ हमेशा आगे होती रहे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। टॉपिक का नाम है समास। टॉपिक का नाम क्या है? समास। सर समास कैसे बना है? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने पिछली क्लास में बताया था, सम जमा आस। सर सम का मतलब क्या है? सम का मतलब भली बाती। सम का मतलब भली बाती। जैसे सम प्लस ख्या संख्या, सम प्लस क्या संख्या। ख्या का मतलब कहना, सम का मतलब भली बाती कहना। यानी एक तो मैं कहूँ इस कक्षा में कुछ बच्चे हैं और एक मैं कहूँ इस कक्षा में 10 बच्चे हैं, तो किस चीज़ ने भली बाती बताया? 10 ने। किसने? 10 ने। इसलिए उसको संख्या कहा गया। अब उसको उठा के यहाँ लेके आते, इसका क्या मतलब है? सम प्लस आस, समास। भली बाती। आस का यहाँ आस है बैठाने से, आसन देने से। किससे? बैठाने से। एक चीज़ बताओ, सजीव को बैठाया जाता है, निर्जीव को बैठाया जाता है? सर सजीव को बैठाया जाता है। अच्छा, जब कोई मेहमान आते हैं ना, आप उनको आसन देते हो ना, क्या कह रहे हो? सर हम बेड सोफे देते हैं। अरे मेरे मुन्ना, उसी को आसन कहा जाता है, यानी उनको विराजमान होने की जगह दी जाती है। आसन देना। तो भली बाती बैठाना। किसको बैठाना? वर्णों को या शब्दों को? सर शब्दों को बैठाना। बस यही चीज़ तो समझनी है। जहाँ वर्णों को बैठाना होगा वो संधि होगी, और जहाँ शब्दों को एक साथ बैठाना होगा वो समास होगा। सम जमा आस। समास का मतलब लघुकरण से भी है, यानी एक बड़े दो अलग अलग शब्दों को जोड़ के एक लघु रूप दे दिया। अब एक देखना, एक क्वेश्चन आता है, समास में क्या किया जाता है? समास में क्या किया जाता है? अगर समास में शब्दों को अलग अलग तोड़ा जाएगा तो उसमें विग्रह करना कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह करना कहलाता है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था समास का अपोजिट क्या होता है? सर समास में तो विग्रह किया जाता है, अपोजिट विग्रह होता होगा। अरे नहीं मेरे बच्चों, समास में व्यास किया जाता है। मैंने बताया था ना, समास में का मतलब होता है छोटा करना और व्यास का मतलब है बड़ा करना। तो समास शब्द का अपोजिट है व्यास। क्या है? व्यास। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण से। किससे? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब लघु करना, छोटा करना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा स्वरूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगला लिखा समास के भेद। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैंने, ध्यान से देखना। इसका जो इसका सॉल्यूशन है वो लास्ट में दूंगा वीडियो की मैं। क्वेश्चन ये है, संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है? आई रिपीट, संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है? लास्ट में इसका जवाब जरूर देख के जाना न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। चलो भाई, समास के भेद। समास के भेद।
देखो जब आप पढ़ते आए होगे ना बचपन से, ये छठी सातवीं आठवीं में शुरू कर दिया होगा आपने पढ़ना, लेकिन मन में डाउट रहता है। मैडम ने पूछा बेटा समास के भेद कितने हैं, आपने जवाब दिया होगा मैडम 6 भेद हैं। आपने फटफट बोला होगा अव्यय भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुब्री। ओ मैडम ने सुन के मैडम ने क्लैपिंग करी होगी, वाह बच्चों को याद है। अरे मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समास के 4 भेद होते हैं, 6 भेद नहीं होते। अच्छा तो सर कौन से 2 नहीं होते? ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ तत्पुरुष समास। कौन सा लिखा है? तत्पुरुष समास। उसके बाद लिख दिया कर्मधारय और द्विगु। भाई कर्मधारय और द्विगु ही किसके भाग होते हैं? तत्पुरुष समास के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? तत्पुरुष समास के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? तत्पुरुष समास के भाग होते हैं, इसलिए ये उसके अंदर ही काउंट होते हैं। तो कुल कौन से हमारे भेद हो? 4 हो गए। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्री। अगर आ जाए कर्मधारय द्विगु क्या है? ये तत्पुरुष के भाग है, लेकिन इनकी अपनी अलग विशेषता है, इसलिए इनका अपना अलग नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको समझेंगे न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। देखो थोड़ा इसके नाम को समझते हुए चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आगे बहुत अच्छी दे रखी है, बस अब थोड़ा नाम को समझो मेरे भाई। देखो नाम से पता लग रहा है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्या? देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथ के सवाल में, रामू ने 10,000 रुपये कमाए, 4,000 रुपये व्यय कर दिए, तो उसकी बचत कितनी है? व्यय का मतलब है खर्च करना। व्यय का मतलब क्या है? खर्च करना। तो अव्यय यानी जो खर्च ना हो, यानी कुछ भी आ जाए ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनको बदला नहीं जाएगा, रूप नहीं बदला जाएगा, इसके पीछे कुछ भी लग जाए, ये आगे ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं। चलो कौन से हैं वो जब अव्यय भाव को अलग से एक्सप्लेन करेंगे जब देखेंगे। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष। आगे है कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुब्री। इनकी बहुत सी मीठी मीठी विशेषताएं हैं, आइए आगे समझते चलते हैं। वाह 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 वाह, देखो देखो मैडम ब्रिगेंजा, बचपन में पढ़ाया करती मैडम ऐसी। सरकारी स्कूल के बालक क्या करते हो? प्रकटी मैडम आ गई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोल दिया करते बचपन में, बहुत साथी हुआ करते। चलो भाई, तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप होता है। सर वाह, आपने तो एक सुंदर सी मैडम खड़ी कर दी और पूरा निचोड़ दे दिया, लेकिन सर समझ में तो नहीं आया। आइए समझते हैं क्या लिखा है। देखो प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद उत्तर पद क्या होता है सर? यही समझ में नहीं आया, पहले वो समझो। देखो मैं एक चीज लिखता हूं, क्या लिखा मैंने? राजपुत्र। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। क्या बन गया ये? राजपुत्र। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। मैं कहूं वो राजपुत्र खड़ा भाई, तो बताओ वो राजा खड़ा है या पुत्र खड़ा है? सर खड़ा तो पुत्र ही है, बात तो पुत्र की हो रही है, बेशक वो राजा का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, राजपुत्र खड़ा है, यानी बताया जा रहा है उस पुत्र के बारे में, उसका संबंध किसी और से बता दिया गया, लेकिन मेन पॉइंट आउट किसे किया गया? पुत्र को। यानी अगर मैं ये शब्द कह रहा हूं तो राजा इंपॉर्टेंट है, पुत्र इंपॉर्टेंट है? सर पुत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है ना भाई, वो राजपुत्र खड़ा है। बस यही देखना है। जो आगे होता है, आई रिपीट, समास में जो आगे पद होता है वो कौन सा पद कहलाता है? उसमें लिखा प्रथम पद। क्या कहलाता है? प्रथम पद। जो बाद में पद होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद। बाद वाले पद को उत्तर पद, पहले वाले पद को प्रथम पद कहते हैं। समास में यही देखना पड़ेगा, कहीं पे प्रथम पद प्रधान होगा, कहीं पे उत्तर पद प्रधान होगा, कहीं पे दोनों पद प्रधान होंगे और कहीं पे अन्य पद प्रधान होगा। बस यही तो कलाकारी है। तो देखो ये शब्द देखा, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, पुत्र पद प्रधान है यानी दूसरा पद प्रधान है, इसको कहते हैं उत्तर पद प्रधान। बस यही बताया है। तत्पुरुष समास वही है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो।
उत्तर पद क्या हो, प्रधान। प्रथम पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो। दूसरा क्या है, मेन पॉइंट इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। सर कारक चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान में वो ये हरे, ये आपने सुने होंगे, ये कारक चिन्ह है, यानी जो संबंध में जोड़ते हैं, जो कर्ता को पूरी लाइन के साथ जोड़ देते हैं, ये कारक चिन्ह है। जब उसको देखा जाता है ना, और उन चीज़ों का जब गायब होना मिले, जैसे का है, यानी का क्या है, का एक कारक चिन्ह है, ये यहाँ पे खत्म हो गया और क्या रहेगा, बस राजपुत्र, यानी कारक चिन्ह गायब हो गए। क्या हो गया, लोप हो गया। बाय मैडम बरगंजा। आगे चलते हैं, कितने मस्त एग्जाम्पल हैं। तत्पुरुष, विद्यालय, जैसे एक शब्द आपके पास आया है विद्यालय, विद्यालय बनाया है विद्या के लिए आलय। के लिए क्या है, कारक है, के लिए क्या है, कारक है। संप्रदान के लिए सुना हो ना, कर्ता ने कर्म से संप्रदान के लिए, तो के लिए क्या है, कारक है, लेकिन ये गायब हो गया, क्या रह गया, विद्यालय, यानी विद्या के लिए आलय। अच्छा एक चीज और ध्यान देखना, बहुत बारीक है, पेपर में आता है, जब भी किसी शब्द को आप विग्रह करके टुकड़ों में बांटोगे तो वहां पे वही शब्द यूज करोगे जो हमारे समस्त पद में है। आई रिपीट, जब भी समस्त पद को, यानी जो मेन पद है, उसको टुकड़ों में बांटोगे तो उसके दोनों टुकड़ों में वही शब्द उठाएंगे जो आपके समस्त पद में है। देखो मैंने लिखा विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर। अगर मैं यहाँ ये लिख देता विद्या के लिए घर, क्या लिख देता, विद्या के लिए घर, क्या ये ठीक होता? नहीं होता। आई रिपीट, ये नहीं होता, क्योंकि टुकड़े उन्हीं शब्दों में होंगे जो आपके मेन शब्द में है, जो आपके समस्त पद में है। समझ में? जैसे अब मैं कहूँ हिमालय, तो इसको मैं ये भी दिखा सकता हूँ, हिम के लिए घर, यानी बर्फ के लिए घर, या मैं कहूँ हिम के लिए आलय, तो कौन सा ठीक है भाई? सेकंड वाला ठीक है। क्यों? हमें आलय लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे समस्त पद में हिमालय है, हिम घर नहीं है। समझ में आया ना? चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं, रसोई घर, रसोई के लिए घर, वेरी गुड। सभा भवन, सभा के लिए भवन, कौन सा हो गया? तत्पुरुष। ये वे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आए हैं भाई, ठीक है, ध्यान दो। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, ये ग्रह नहीं है और ये गृह है, रह नहीं है, री की मात्रा है, गड़बड़ मत करना। विश्राम गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आया देशभक्ति, कई बार बच्चे कह देंगे देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, इसका आंसर है देश के लिए भक्ति, ध्यान रखना। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, ग्रह नहीं, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। और देवालय, देव के लिए आलय। ये समझ में आया ना मेरे भाई? के लिए ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तत्पुरुष हो गया है, आगे चलते हैं। अगला है कर्मधार्य। क्या है? कर्मधार्य। पहली बात मैंने ये बताया था कि कर्मधार्य और द्विगु किसके भाग हैं? सर ये तत्पुरुष के भाग है। तत्पुरुष के भाग क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सर तत्पुरुष की विशेषता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है। अच्छा सर, क्या कर्मधार्य में भी ये है? बिल्कुल है। कर्मधार्य की भी सेम वही सिचुएशन है, उत्तर पद प्रधान है, प्रथम पद गौण होता है। बस इसकी एक अलग विशेषता ये है कि इसके आगे कोई ना कोई गुण होगा, कोई ना कोई विशेषण होगा। आइए समझते हैं। समास का वह रूप जिसमें विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधार्य कहते हैं, समास कहलाता है। कर्मधार्य समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। इसमें क्या होता है? विशेषण विशेषता, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। सर विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है? भाई विशेषण जो बड़ाई करी गई हो, विशेष्य जिसकी बड़ाई करी गई हो, ठीक है। एक तो मैं कहूँ समझदार साक्षी, तो इसमें साक्षी क्या है? सर विशेष से उसकी बड़ाई की गई है। किसने की, किस शब्द से की है? समझदार से की है। अब उसके आगे एक चीज मैं और जोड़ दूं, बहुत समझदार साक्षी। सर साक्षी क्या है? विशेष, क्योंकि उसकी बड़ाई करेगी है। समझदार क्या है? विशेषण है जिससे बड़ाई की है। सर बहुत क्या है? विशेषण की भी जिसने बड़ाई कर दी उसे कहते हैं पर विशेषण। क्या कहते हैं? पर विशेषण। वाह वाह वाह, समझ में आ रहा है सर। विशेषण, पर विशेषण
और विशेष्य। इसी प्रकार उपमेय और उपमान। आप देखना इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा ही मिलेगी। जैसे चरण कमल, आपने सुना ना, चरण कमल बंदो हरदाई। चरण कमल यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, समझ में आया। नील गगन यानी नीला है जो गगन, गगन कैसा है, नीला। नीला क्या है, विशेषण है। गगन क्या है, विशेष्य है। ऊपर देखो, चरण क्या है, विशेष्य है। किससे बढ़ाई करी गई है, कमल से की गई है। चंद्रमुख, कौन सा, चंद्रमुख, इसको देखो, चंद्र के समान मुख, समझ में आया ना। पीतांबर यानी पीत है अंबर या पीला है अंबर। अब एक चीज देखना, जब बहुबरी करोगे ना वहां पे एक डाउट क्रिएट होगा, मैं उसको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अभी आगे चलते हैं, रुक जाओ। अगला है द्विगु। आई रिपीट, अगला क्या है, द्विगु। द्विगु क्या होता है, द्विगु दो बातों का समूह। देखते हैं, समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो। जो ये लाइन लिखी गई है ना भाई, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, बस ये याद रखना। समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद संख्यात्मक हो द्विगु कहलाता है। द्विगु समास में कभी कभी उत्तर पद भी संख्यात्मक हो सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी अर्थ को नहीं अपितु समूह को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, समूह को। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें नहीं लिखी सर इसमें कौन सा पद प्रधान होगा। अरे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी तत्पुरुष का भाग है। आइए देखते हैं। इसमें द्विगु का मतलब गिनती मिलेगी, जैसे शब्द में भी द्वि है, द्वि का मतलब दो, गिनती मिलेगी। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, यानी 8 अध्याय किसने लिखी, सर ये संस्कृत की है, पाणिनि ने लिखी। किसने लिखी, जीएस का क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी पाणिनि, 8 अध्याय हैं इसमें। त्रिभुवन, 3 भुवनों यानी लोकों का समूह, त्रिभुवन। सतसई, सतसई 700 का समाहार, सतसई 700 का समाहार। चतुर्मुख, चतुर्मुख क्या है, 4 मुखों का समूह। चार पाइयों, जैसे 4 पाई है, 4 पाइयों। चौराया है, 4 राहों का समूह, चौराया। 4 पाई है, 4 पाइयों का समूह है, यानी आगे गिनती दिख रही है, ठीक है। और उत्तर पद प्रधान है। 4 पाई है, यानी जो पाई से मिलेगा खाट बड़ी वो इंपॉर्टेंट है, 4 नहीं। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास, सर द्वंद्व क्या है, देखो आपस में द्वंद्व माच रहे ना, मतलब भाई तू मेरा प्रतिद्वंदी और मैं तेरा प्रतिद्वंदी, आपस में लड़ाई कलेश। एक चीज देखना, इसके देखो शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। द व द्व, और इधर भी ये होता है द्वंद्व। क्या होता है ये, द्वंद्व, टाइपिंग मिस्टेक है। द्वंद्व समास यानी ये भी द्व, ये भी द्व, और बीच में ना, और न काम कर रहा है एक तरीके का योजक, उसका चिन्ह का निशान क्या है कि योजक की तरह। द्वंद्व, द व न, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों बराबर, जैसे द्वंद्व में लिखा है, और न यानी योजक चिन्ह मिल जाएगा। बस यही चीज देखनी है। क्या लिखा है, समास का वह रूप जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो। मैंने क्या कहा, वो भी बराबर, वो भी बराबर, दोनों पद प्रधान हो, और किसी भी पद का गौण नहीं हो, यानी कोई भी गायब नहीं हो। इसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम भी होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल से समझ में ऐसे आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही, ऐसे देखते हैं। अमीर गरीब, आप देखो ये अपोजिट भी है लेकिन दोनों बराबर है, अमीर भी और गरीब भी। इसका खोल लग गया जब विग्रह कैसे होया, अमीर और गरीब। कहते नहीं ये योजना बनाई है सरकार ने, ये अमीर और गरीब दोनों के भले के लिए है, ठीक है। दोनों को बराबर वैल्यू दे दी। क्या दे दी, बराबर वैल्यू। देश विदेश, देश विदेश, देश और विदेश, यानी मोदी जी यात्रा कर रहे हैं कहाँ की, देश और विदेश की, देश की भी और विदेश की, दोनों की बराबर वैल्यू है, और अब योजक चिन्ह से आपस में जोड़ दिया गया। गुण दोष, अपोजिट है लेकिन बराबर वैल्यू, गुण और दोष। नर नारी, दोनों को बराबर है, नर और नारी। आई रिपीट, नर और नारी। इसको दोबारा बताता हूँ। द्वंद्व समास मतलब अगला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है। इनको अलग करते हुए और, अथवा, या इसका प्रयोग किया जाता है।
दोनों की वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन सीधा आता है। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं सर? द्वंद्व समास में। किस में? द्वंद्व समास में। आगे चलते हैं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि ये जबरदस्त है, ये अटकाता भाई। इसको समझ लो, वो कहते नहीं इसको लगा डाला लाइफ जिंगा लाला, इसको समझ लो आर पार बोलोगे। समास का वह रूप जिसमें दो पद यानी प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, यानी जिसको हम क्या देते हैं अन्य पद, क्या कहते हैं अन्य पद भी क्या देते हैं, का निर्माण करते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, वह ही बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। अब समझो वो एक कहावत नहीं है, कहन दी नूनू सुनान दी नूनू, ठीक है, यानी कह रखे इन दो शब्द, आप इन शब्दा में अटके रहोगे लेकिन मतलब कुछ और है। इन शब्दा में अटके रहोगे मतलब ये मैं कहूँ भाई मैंने आदि पुरुष में 10 आनंद देखा, इनके जो स्टार्टिंग वाले बालक होंगे वो तो इन विग्रह टुकड़िया में लगे रहेंगे। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके सर 10 आनंद, और जो कड्डे उड़ा आदमी हो गया ओहो ये तो रावण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बस यही चीज़ है। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी रावण, देखो रावण ना 10 में है ना आनंद में है, लेकिन दोनों को मिला के शब्दों का जो समझ में आया, यानी किसकी बात कर रही है, कहन दी नूनू सुनान दी नूनू, यानी बात किसकी कर रही है, उसकी कर रही है, अन्य पद की बात की जा रही है, यही समझना है। दो पद हैं, दोनों पदों में को जोड़ के एक नया शब्द बनेगा और उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, ठीक है। इसके अर्थ को समझ लोगे और वो अर्थ वाला पद ही होगा अन्य पद। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद? अन्य पद। पढ़ ले गुरु पढ़ ले, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखो शाखा मृग, जैसे लिखा शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग। अब कुछ तो इसमें अटके रहेंगे भाई, शाखा पर मृग को, यानी यार मृग शाखा पे को क्या कर रहा है, वही देखो ना, हिरण है फुदकता रहता है, और जो हिरण शाखाओं पे फुदकता रहता है, ओ ये तो बंदर की बात हो रही है, बस अन्य पद प्रधान यानी बंदर की बात हो रही है। अन्य पद क्या? बंदर। महावीर, महान है जो वीर, महावीर विक्रम बजरंगी, कोत निवार सुमत के संगी, ये महावीर है। अब इसमें मत अटके ना, महान है जो वीर, अगर आप इतने में अटके रहे, मैं समझाऊंगा, एक मिनट रुको, बस आप ये देखो, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी, किसकी बात हो रही है? हनुमान जी की। महावीर शब्द है, महान है जो वीर, इतना खत्म। लेकिन समझो कि मतलब किसका है, किसी और का मतलब है, किसी और का मतलब है तो अन्य पद प्रधान है, और अन्य पद प्रधान है तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। आगे देख लो, पतझड़ है, पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं, यानी वो ये तो ऋतु की बात हो रही है, पतझड़, कौन सी वाली? पतझड़ ऋतु की, ठीक है। अब होता भी कई बार हो, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, या पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। अब उसमें विष्णु जी का नाम लिखा हुआ है, पीताम्बर में तो कुछ नहीं है विष्णु, लेकिन उसको जोड़ के अलग मतलब लेंगे अर्थात विष्णु, तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। अब एक दो गहराई चीज समझाता हूँ, अब समझ लो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, पहली बात तो है गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो इस दुनिया में अनेकों उदाहरण है बहुव्रीहि के, और अनेकों उदाहरण कर्मधारय के हैं। किसके? कर्मधारय। उसमें भी विशेषता है, इसमें भी विशेषता है, लेकिन जहाँ कभी ऐसा डिस्प्यूट दिखे कि दोनों एक साथ आ गए लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, इसमें मैंने पीताम्बर लिख दिया, अब उसमें भी देखा होगा कर्मधारय में पीत है अंबर, भाई वो अंबर यानी कपड़े की विशेषता होगी, वो पीला है यानी पीत है। लेकिन अगर ये दोनों डिस्प्यूट में आ गए, यानी पीत है अंबर जिसका, या अर्थात लिख के लिखा हो, विष्णु जी लिखा हो, तो सिंपल सी बात है कर्मधारय पर नहीं जाओगे, बहुव्रीहि पाओगे, क्योंकि कर्मधारय के अपने लाखों करोड़ों एग्जाम्पल और हैं जिसमें उसकी बहुत सारी विशेषताएं है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ महापुरुष, आप उसको तोड़ोगे, महान है जो पुरुष, भैया तो कोई मतलब ना बना किसी का, लेकिन वो बड़ाई तो है, अगर वो बड़ाई है तो कौन सा है? कर्मधारय है। बट अगर उसको अर्थात करके कोई मतलब निकल सकता हो जिंदगी में, तो वो अगर दोनों ऑप्शन में, तो आप बहुव्रीहि पे लगाओगे, क्योंकि जिसका भी अगर आप अर्थात कर सकते हो, यानी वो डेफिनेट एग्जाम्पल है बहुव्रीहि का। लेकिन जिसका अर्थात करके आप नहीं निकाल सकते, बड़ाई बेशक हो,
विशेषता बेशक हो लेकिन अर्थात करके कुछ और मतलब नहीं निकल सकता तो वो कर्मधारय में चला जाएगा। हाँ, बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो हर चीज का कर्मधारय लगाओगे क्योंकि दोनों में बढ़ाई है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है और अर्थात करके कुछ निकल सकता है तो हमेशा बहुव्रीहि, अर्थात करके कुछ नहीं निकल सकता तो हमेशा क्या लगाओगे? कर्मधारय। क्या लगाओगे? कर्मधारय। चलो बहुत अच्छी बात है, अगला देखते हैं। अगला है अव्यय भाव। अव्यय भाव देखो, इसके मैंने पहले बताया था, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, व्यय का मतलब खर्च करना, अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो। यानी ये ऐसे कैसे डटे रहेंगे, लठ है गाड़ देने जी तुड़े रहेंगे ये, ठीक है। कुछ इसके शब्द समझ लो, चलो एक्सप्लेन देखें एक बार। क्या लिखा है? समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होना होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय समास में अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन व कारक में परिवर्तित नहीं होता बल्कि वह सदैव एक समान रहते हैं। सदैव एक समान रहने को ही मैंने समझाया कि वो व्यय नहीं होते, वो खर्च नहीं होते, हमेशा ऐसे कैसे गड़े रहेंगे, ठीक है। प्रथम पद प्रधान होता है, ये याद रखना, प्रथम पद प्रधान, ये चीज याद रखना, प्रथम पद प्रधान होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो कुछ शब्द है मैं आपको बता देता हूं। प्रति, यथा, बे, नी, बर। भाई कुछ मेन शब्द मैंने आपके आगे लिखा, दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं। ये शब्द तकरीबन है जो इसके लिए आते ही आते हैं, जिसमें ये लगे दिख जाए, आंख बंद करके आप लगा दोगे अव्यय भाव, पीछे कुछ भी आ जाए ऐसे लट की तरह गड़ के गड़े रहेंगे भाई। जैसे यहाँ देखो क्या लिख रखा है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार, यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, पीछे कुछ भी हो ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, ये प्रति ऐसे कैसे रहेंगे यार। ये शब्द इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जिसने ये शब्द रट लिए आर पार हो गया। क्या हो गया? ये बिल्कुल खत्म हो गया। अब एक चीज देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने चलो भाई थोड़ा कर लिया, एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे बता पाएंगे। एक शब्द दे दिया मैंने, हाथों हाथ, एक ऐसे ही दे दो भाई, ये मान लो दिनों दिन, बीचों बीच, रातों रात, ठीक है। ये क्या होगा? ये जो शब्द लिखे हैं यानी एक शब्द रिपीट हो रहा है, ये कौन सा समास होगा? 1 सेकंड का टाइम है। हिमांशी, दीपांशी, ज्योति, साक्षी, मीनाक्षी, पढ़ लो भाई, बोलू, दीपक। देखो भाई अब चीज समझो, आपका पहला दिमाग क्लिक कर रहा होगा, सर ये तो दोनों पद प्रधान दिख रहे हैं, बीच में मुझे डैश भी दिख रहा है, ओहो सर ये तो वो होगा द्वंद्व समास। आपने बताया था द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में डंडा होता है, द्वंद्व है। नहीं मेरे बच्चों ध्यान से देखो, उसमें शब्द अलग अलग आ रहे थे, आपने एक चीज ध्यान नहीं की होगी, उसमें शब्द अलग अलग आ रहे थे और इसमें शब्द क्या है, सेम शब्द अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको रिपीट कर रहा है। बस जो शब्द अपने आप को ऐसे रिपीट कर रहा है ना, हाथों हाथ, दिनों दिन, बीचों बीच, रातों रात, ठीक है, ये जो भी ऐसे शब्द होंगे वो भी अव्ययी भाव के उदाहरण है। आई रिपीट, जो शब्द अपने आप को रिपीट करके ऐसे आ रहे हैं वो सब किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के। कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के। किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। चलो भाई एक चीज पूछता हूं, चलो मैं एक चीज पूछता हूं, देखता हूं कितने बच्चे बताएंगे। हमने जैसे बताया भाई सारे शब्द समझ में आ गए, उत्तर पद, प्रथम पद ये भी समझ में आ गए। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं, तत्पुरुष शब्द में कौन सा समास है? आई रिपीट, तत्पुरुष शब्द में कौन सा समास है? टाइम ले लो। अटक गए होंगे। तत्पुरुष शब्द में तत्पुरुष समास ही है। सर ये क्या बता रहे हो? हाँ मेरे बच्चों, ये जितने भी प्रकार मैंने बताए हैं ना, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि,
इन शब्द में यही समास है, इन शब्द में यही समास है। वाह, वो कैसे, आइए मैं समझाता हूँ। जैसे मैं तत्पुरुष शब्द उठा लिया, तत्पुरुष का मतलब होता है तत् मतलब उसके, पुरुष यानी व्यक्ति। जैसे आपने तत्सम तत् बोला ना, तत् जमा सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब बराबर यानी संस्कृत के बराबर। तत्पुरुष कैसे, देखो एक तो मैं कहूँ कि भाई मेरे तो कोई आदमी मिलन आए हैं और मेरे पीए ने आके मुझे कहा है कि सर पवन सर के इंसान आदमी मिलने आए हैं, या कह देंगे वो सर उसके पुरुष आए, उसके आदमी आए हैं, या वो कह देंगे तत्पुरुष आए हैं। क्या आए हैं? तत्पुरुष यानी उसके पुरुष यानी उसके व्यक्ति। बस इसमें कौन सा समास है? कारक चिन्ह का विलोप हो गया और इससे पता लगता है तत्पुरुष शब्द में भी तत्पुरुष समास है, अव्यय भाव शब्द में भी अव्यय भाव समास है, कर्मधारय में कर्मधारय, द्विगु में द्विगु, द्वंद्व में द्वंद्व, बहुव्रीहि में बहुव्रीहि समास है। आया मेरे बच्चों समझ में? इन शब्दों में यही समास है। ठीक है, एक क्विक रीजन 1 मिनट में। अव्यय भाव कौन सा पद? पूर्व पद प्रधान। ठीक है, अव्यय अव्यय मतलब खर्च ना होना। कौन से शब्द आएंगे? प्रति, यथा, बे, नि, भरा, ये मेन शब्द है जो आपको बता दें। दूसरा, कोई शब्द अपने आप को रिपीट कर रहा हो, आत तो आत, बीचो बीच, दिनों दिन, रात तो रात, वो भी सब क्या? अव्यय भाव। दूसरा, तत्पुरुष समास यानी कौन सा? 2 पद तो होते हैं, इनमें कौन सा पद प्रधान? इसमें उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, किसका लोप होता है? कारक विभक्तियों का। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। कौन सा चीज फेमस होगी? घर फेमस है, यानी कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है। तीसरा, कर्मधारय। सर ये कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के भाग है। कर्मधारय कर्म को धारण करने कोई विशेषता ले रहा है। ठीक है, जैसे पंचवटी, 5 वटों वाली समूह, पंचवटी यानी क्या हुआ? अपने आगे विशेषता ले रहा है, लेकिन वो किसका भाग है? द्विगु का, क्योंकि उसमें 5 हो गया ना। पंच का मतलब 5, और जहाँ पे गिनती हो जाए वो क्या आ जाएगा? द्विगु। क्या होगा? द्विगु। कर्मधारय का क्या एग्जाम्पल है? मैं कहूँ महापुरुष यानी महान जो पुरुष, यानी आगे विशेषता जुड़ गई, आगे उप में उपमान दिख रहा है आपको, तो महान जो पुरुष जहाँ विशेषता जुड़ जाए वो क्या होता है? कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय। सर द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व में नाम में देखने लग रहा है भाई, द्वंद्व मतलब द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान। कौन से? दोनों पद प्रधान और बीच में योजक चिन्ह। दिन रात, मम्मी पापा, दाल रोटी, रोटी सब्जी। ठीक है, बहु दोनों। बहुब्रीहि क्या है सर? अन्न पद प्रधान। कौन सा पद? अन्न पद प्रधान। ठीक है, जैसे 10 आनंद, 10 आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीला अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी। ठीक है, नीलांबर, नीला अंबर जिसका यानी बलवान। ठीक है, अब आपको बलराम, आपको नीलांबर जिसका अर्थ था बलराम, ये समझ में आ गया। ठीक है, जो समझ में ना आए कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, और हमेशा की तरह अच्छी लगी तो फैला दो, कमी लगे तो बता दो। बढ़ते चलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।